अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव, प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव राजयोग से किए जिन्होंने, उनके मुख से सुने, सुनकर खुद चिंतन करें, राजयोग की विधि सीख कर सहज अनुभव खुद भी करें, खुद भी करें, खुद भी करें, खुद भी करें। तो कुनंदन, आप परिचय भी दे और स्वागत भी करें नीता बहन का। ओम शांति। ओम शांति जी। बहन जी ओम शांति। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि आप हमारे शिव स्मृति जूम चैनल में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारी रिक्वेस्ट पर पधारे हैं। तो शिव स्मृति जूम चैनल की ओर से, अपने दिल्ली की बहनों की ओर से, आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से, सबकी ओर से मैं आपका तहे दिल से, खुले हृदय से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और बड़ी सुंदर मेरे पास ये पुष्पों की जो है थाली है, इसमें से आप पसंद कर लीजिए कौन सा गुलाब का फूल आपको, व्हाइट कलर का, रेड कलर का या पिंक कलर का, जो भी पसंद है, एक इसमें से निकाल करके और अपने बैज पर लगा लीजिए। तो आपका, क्योंकि आप प्यारे बाबा की रूहानी बगिया के वो खिलते हुए पुष्प हैं जिसकी खुशबू सारे विश्व में फैल रही है। तो ऐसे प्यारे बाबा की रूहानी बगिया के रूहानी पुष्प का ये फूलों, गुलाब के फूलों की जो थाली है, उससे आपका स्वागत है, स्वागत है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि अभी तक हम ये अपनी पढ़ाई में पढ़ते थे कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपड़ो, जिस गोविंद दियो मिलाए। तो हम आपके साथ साथ हमारे साथ जो है अपनी उर्मिल बहन जी भी, जिन्होंने कि आपको इस आध्यात्मिकता के मार्ग पर दिखाया भी, पालना भी दी और इस योग्य बनाया कि आज आप अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करने जा रहे हैं, जिसको आज इंटरनेशनल लेवल की ये स्टेज है जिसमें आपको सब देख रहे हैं, तो वो अनुभव जो है आपका सभी सुनकर के अवश्य ही सबको प्रेरणा मिलेगी। और विस्तार से आपका परिचय तो अपनी उर्मिल बहन जी देंगी, लेकिन इस कार्यक्रम के जो निमित्त हैं विशेष, डॉक्टर जयंत भाई और चंपा बहन जी और साथ साथ मनीष भाई और हिमानी बहन, उन चारों का भी मैं एक और मेरे पास जो है आज फ्लावर की थाली है, तो आप सबका भी जो है ये पीले, लाल और सफेद और गुलाबी रंग के फूलों से, महकते हुए फूलों से बहुत बहुत तहे दिल से दिल्ली की ओर से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब मैं अपनी मीठी स्नेही उर्मिल बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें नीता बहन जी के परिचय से परिचित कराएं, क्योंकि परिचय बिना ना होए प्रीति और प्रीति बिना ना बढ़े प्रतीति। जब तक परिचय नहीं तब तक प्यार नहीं, प्यार नहीं तो संबंध नहीं, और संबंध नहीं तो प्राप्ति नहीं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनका, नीता बहन जी का परिचय देंगे। हाँ, मनीष भाई ओम शांति। देखो फिर से आपसे मिल रहे हैं और सभी भाई बहनों से भी मिलना हो रहा है। हमारी प्यारी नीता बहन जा रही थी तो हमारे मन में आया कि आप पहले इनका इंटरव्यू ले लें, क्योंकि बहुत आत्माओं की सेवा करेगा
और आपने बीच में एडजस्ट किया पूरी टीम ने, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी पावर पॉइंट बनाई है ताकि आप चित्र भी देख सकें, चित्र का एक अच्छा इम्पैक्ट होता है माइंड के ऊपर, तो उसको भी मैं दिखाना चाहूंगी और साथ में इनका जीवन परिचय भी देना चाहूंगी। पारुल बहन, हमारी नीता बहन बाबा की एक विशेष रत्न है, अनमोल रत्न है, और इतनी धारणा मूर्त बच्ची हैं कि इनका मैं आपको क्या बताऊं कि किस प्रकार से आप धारणाओं को धारण करके आप चलती हैं। ये आप देख रहे हैं हमारी नीता बहन है। आप बचपन से ही बाबा की एक बहुत होनहार बालकी रही हैं, जिसमें आप कुछ चित्र देख रहे हैं इनके बचपन के कि ये बास्केटबॉल में एक बहुत बड़ी नेशनल प्लेयर रही हैं, और बाद में इन्होंने एक जो है एशियन में भी रिप्रेजेंट किया है। तो 5 बार आपने नेशनल में और 1 बार एशियन में रिप्रेजेंट किया। पढ़ाई में भी आपने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया पंजाबी लैंग्वेज में। तो ये आपकी एक विशेषता रही, पंजाबी लैंग्वेज में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। नेक्स्ट, और कुछ आपके ऐसे और ये चित्र और आप देख रहे हैं, तो पंजाबी लैंग्वेज में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और डांस और थिएटर की कला में भी आपने लाजवाब प्रोग्राम्स और परफॉर्मेंसेस दिए हैं। तो आपको हम कह सकते हैं एक तरह से थिएटर क्वीन रही हैं, और जिन जिन कंट्रीज में आपके हस्बैंड का जाना हुआ है तो वहां पर आपने डिफरेंट लोगों के साथ मिलकर के बहुत सारे स्टेज थिएटर्स किए हैं, आप देख रहे हैं। इसके बाद इनके जो हस्बैंड की पोस्टिंग रही वो बहुत कंट्रीज में रही, और सबसे पहले जहां पर आप पोस्टिंग हुई थी आपकी हांगकांग में, वहां पे यंगेस्ट पोजीशन पर आप थे जो गए थे वहां पर, और आपने जाकर के बहुत सी कंट्रीज में दोनों ने मिलकर, खासकर नीता बहन ने बहुत चैरिटी के काम किए। ये उनके कुछ रेजिडेंट्स की फोटोज हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी जो है सेवाएं की, बहुत सारी चैरिटी की। और जब ये लोग 1992 में जाम्बिया में थे तो वहां पर आपको बाबा का परिचय मिला। वो तो ये खुद ही बताएंगी कि परिचय कैसे मिला था, और आप फिर सेंटर पर गए थे तो किस तरह से बहनों के कांटेक्ट में आए और आपको बहुत अच्छा लगा और बहुत इस ज्ञान ने अट्रैक्ट किया। उसके बाद आप डिफरेंट कंट्रीज में गए, जिसमें कुछ एक जो मुख्य कंट्रीज रही, आयरलैंड रहे, ग्रीस रही, जिम्बाब्वे में आप रहे, आइवरी कोस्ट में रहे, जॉर्डन में रहे, जहां से आपकी लास्ट जो है रिटायरमेंट हुई थी भाई साहब की। तो उसके बाद फिर आप इंडिया में दिल्ली, और दिल्ली में भी खास गुड़गांव में आपका आना हुआ, और फिर बड़ों ने डायरेक्शन दिया कि आप पालम विहार सेवा केंद्र के कांटेक्ट में रहेंगे। तो इस प्रकार से आपने बाबा का ज्ञान लिया। और नेकी बहन जब जॉर्डन में आपको मिली थी तो उन्होंने आपको इस ज्ञान में बहुत पक्का किया। और ये कुछ एक फोटोग्राफ्स हम इनकी देख रहे हैं जो इन्होंने पालम विहार में आने के बाद सेवाओं में बहुत मदद की। और आप धारणाओं की तो धनी है, चाहे भोजन से रिलेटेड है, चाहे प्रातः उठने से रिलेटेड है, या जो बाबा कहते हैं कि सारे घर में वाइब्रेशंस फैलाओ, और बाबा कहते हैं बच्चे डायरी लिखो, तो इनमें आप जो है नंबर 1 बाबा की बच्ची हैं। तो आज मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि किस प्रकार से आप इतने पोजीशन पर रहते हुए आपने इन सब धारणाओं को अपने जीवन में अपनाया और आगे बढ़ी। तो ये गुलजार दादी से भाई साहब मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका ये दौर यहाँ से पूरा हुआ। अभी ये जाने वाली हैं अगस्त 1 या 2 वीक में। तो क्योंकि जो भाई साहब थे उन्होंने शरीर छोड़ा, कोरोना उसका कारण बना, तो फिर इनको लगा कि अब मैं यहाँ अकेली रह करके क्या करूंगी। तो शायद इतना ही रोल था यहाँ पर। तो अभी यूएसए में अपने बच्चों के पास था। यदि ये किस रील में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो अभी हम अनुरोध करेंगे अपनी नीता बहन से बाबा की विशेष रत्न से अपने जीवन की विशेष झलकियां हम सबके सामने रखें।
थैंक यू जी, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया सभी को, ताकि श्रोताजनों को मालूम पड़े कि किसको वो मिल रहे हैं, किसको वो सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, तो नीता बहन जी, पहले आप शुरू करें। उससे पहले मैं चाहूंगा चंपा बहन जी वेलकम करें। चंपा बहन, आप भी 2 शब्द कहे, फिर शुरू करेंगे। हाँ जी, ओम शांति। नीता बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाकी परिचय तो आपकी दीदी ने दे दिया है, उर्मिल बहन ने और अपना पूनम बहन। पूनम बहन ने। तो हम तो खाली स्वागत करते हैं खूब खूब, और आप अपना अनुभव शेयर करेंगे ताकि हम ज्यादा टाइम ना लेके आपको सुनेंगे। नीता बहन, आप शुरू कर सकते हैं अभी। जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। मेरा जन्म पार्टीशन के बाद लुधियाना शहर में हुआ और वहाँ घर का माहौल बहुत अच्छा था। मेरे पिताजी बहुत धार्मिक विचारों के थे और घर में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया हुआ था, और हम सब बच्चों को ये एक प्रेरणा थी हमारे पिताजी से कि हम सब सुबेरे बाबा जी के कमरे से बाबा जी को मिल के काम पे जाएं। तो ऐसे माहौल में बड़े होने से एक बहुत अंदर एक परमात्मा के प्रति प्यार जागृत होना शुरू हो गया था उसी समय से ही। फिर मैंने जैसे पढ़ाई की कॉलेज में, स्कूल में, तो एमए फाइनल मैंने एमए पंजाबी में किया। तो उसमें जपजी साहब के ऊपर मैंने थीसिस लिखा, और वो थीसिस लिखने से मेरे को भगवान के बारे और समझ आई और बाबा के प्रति या भगवान के प्रति मेरा प्यार और बढ़ा। और मेरी उसके बाद शादी 1971 में हुई, और पहली पोस्टिंग जो हमारी हुई, मेरे युगल जो थे फॉरेन सर्विस में थे उस समय, और पहली पोस्टिंग जो काबुल में हुई, और काबुल में हम 3.5-4 साल रहे, और 74 से फिर 78 तक हम हांगकांग गए। और हांगकांग में एक हरी लीलास करके फैमिली है, बड़ी मशहूर फैमिली है, बड़ी रिच फैमिली है, और उन्होंने दादी प्रकाशमणि और जयंती बहन को वहाँ इनवाइट किया था। तो उस समय मेरे युगल जो थे वो एक्टिंग कमिश्नर थे, तो उन्होंने मेरे युगल को भी इनवाइट किया। उस समय मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, मैं बीमार थी, मैं उस प्रोग्राम में नहीं जा सकी, मगर उन्होंने मेन टेबल पे मेरे युगल को, दादी प्रकाशमणि को और जयंती बहन को साथ साथ में बिठाया। तो उनको आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और जयंती बहन ने मेरे युगल को मधुबन इनविटेशन दिया। तो उस समय ये पहली इंटरेक्शन थी ब्रह्मा कुमारी के साथ मेरे युगल की, पर मैं किसी को नहीं मिली। फिर उसके बाद हम हांगकांग के बाद हम दोबारा दिल्ली में पोस्टिंग हुई हमारी 78 से 81 तक। तो मेरे युगल जो थे वो चीफ पासपोर्ट ऑफिसर थे उस समय, बस 2.5-3 साल की पोस्टिंग थी। तो 81 से 84 हम आइवरी कोस्ट में गए। ये पहली बार मेरे युगल एम्बेसडर बन के गए थे वहाँ, और उसके बाद फिर 84 से 88 फिर वापस दिल्ली में हम आए, और फिर 88 से 91 तक हम ग्रीस में रहे। ग्रीस में मुझे बहुत चांस मिला चैरिटेबल काम करने का। वहाँ एक स्पास्टिक सोसाइटी थी। आप स्पास्टिक बच्चे समझते होंगे, जिनके हाथ पैर ठीक नहीं चलते, वो खाना भी ठीक ढंग से नहीं खा सकते। तो उनका एक स्कूल था। वो स्कूल जो बहन वो स्कूल चलाती थी, उसका अपना बच्चा स्पास्टिक था जो 16 साल की आयु में शरीर छोड़ गया, तो उसने ये स्कूल खोला था। तो मेरे को ये कॉज बहुत अच्छा लगा। तो स्कूल में मैं हफ्ते में 1 बार जाती थी वहां सेवा के लिए, और सवेरे जाती थी, दोपहर को 2-2:30 बजे घर आती थी, और उन बच्चों की बहुत प्यार से सेवा करती थी। और मैं बहुत मतलब अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहन के, चूड़ी पहन के, बिंदी लगा के जाती थी। बच्चे इतने खुश होते थे, कभी मेरे को बिंदी को हाथ लगाते थे, चूड़ी को, और मेरे साथ ही रहते थे। और मैं उनका कुछ भी मतलब उनको टॉयलेट ले जाना, उनका डायपर बदलना, मैं किसी चीज का परहेज नहीं करती थी। बहुत प्यार से उनकी मैंने सेवा की, तो मेरे को इससे बहुत खुशी मिली। फिर मैंने और मेरे युगल ने सोचा कि ये बहुत अच्छा कॉज है, इसके लिए हमें कुछ पैसे रेज करने चाहिए इनकी मदद करने के लिए। फिर हमने इंडिया से डांस ट्रूप्स मंगाए, और डांस ट्रूप आता था। उससे पहले मैं घर में एक बहुत बड़ा डिनर करती थी 40-50 लेडीज का।
जिसमें मैं पहले ही 10-10 टिकटों का एक पैकेट बना लेती थी, और वो जैसे ही वो आती थी, और साथ में यहाँ जो पीएम की वाइफ थी वो मेरे बहुत क्लोज हो गई थी, इसी वजह से कि जो मैं ये काम करती थी उसकी वजह से वो मेरी बहुत फ्रेंड बन गई थी। उसको भी मैं बुलाती थी घर में, और सबको एक एक पैकेट टिकटों का हम पकड़ा देते थे कि ये आपकी जिम्मेवारी, आपने बेचना है। फिर हमारे युगल दिल्ली से कोई अच्छा डांस ट्रूप मंगाते थे, फिर किसी होटल में हम उनको डांस को अरेंज करते थे, उनका इंडियन खाना करते थे, इंडिया से शेफ बुलाते थे, तो बहुत अच्छे पैसे हम रेज करते थे, तो वो हम उस चैरिटी में दे देते थे। तो उससे हमें बहुत दिल को सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। मगर जो मैं वहां जाती थी, मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं स्वास्तिक सोसाइटी में मदद करने जाती हूँ। तो एक बार वहां अमेरिकन एम्बेसडर की वाइफ आ गई, उसको बहुत अजीब लगा कि मैं बच्चे के डायपर बदल रही हूँ, बच्चों को खाना खिला रही हूँ। उसको लगा जैसे ये बहुत छोटा काम है, पर मैंने कभी किसी को बताया नहीं, और इस काम से मेरे को बहुत खुशी मिली और बहुत मेंटल सेटिस्फेक्शन मिली। और ग्रीस में फिर एक बी के बहन थी, उसका नाम था द रसूला करके, वो अभी भी आती है मधुबन में। तो उसने एक बार हमें डिनर पे अपने घर बुलाया। जब उसने अपने घर बुलाया तो वहां दादी जानकी और जयंती बहन दोनों वहां थे उस डिनर में। उन्होंने फिर बहुत प्यार से हमें मधुबन का इनविटेशन दिया, मेरे युगल को, मेरे को। मगर ड्रामा में नहीं था तो हम उस वक्त भी वहां जा नहीं सके। फिर ग्रीस की पोस्टिंग के बाद फिर हमें जाम्बिया मिला। जाम्बिया हम 91 से 94 मिले। यहाँ मेरे को ज्ञान मिला। मेरे युगल यहाँ हाई कमिश्नर थे, और मैं हमारे घर में वहाँ एक भाई आते थे जो घर का सारा काम करते थे, बिजली का भी, और हर तरह की रिपेयर करते थे। क्योंकि जाम्बिया जो था वो बहुत इनसिक्योर था, वहां किसी समय भी कोई चोर घुस सकते थे, कोई भी बाहर से हम किसी आदमी को घर में नहीं आने देते थे। वहां फॉल्स सीलिंग्स होती थी, और वो फॉल्स सीलिंग को तोड़ के घर के अंदर घुस आते थे चोर। तो इसलिए हम सिर्फ वही भाई आते थे, कन्नू भाई पटेल करके, वो अभी भी वहां का सेंटर वही रन कर रहे हैं। तो एक दिन ऐसी मेडिटेशन की बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मेरी तो बहन मेडिटेशन सिखाती है। मैंने सोचा उनकी लौकिक बहन होगी, तो वो मेरे को सेंटर ले गए। तो मेरा ये पहला इंट्रोडक्शन था वहां जाने का, और मेरे को जब वो भाई लेके गए तो मेरे को सेंटर का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती आपको। वो बहनों का प्यार, वो सेंटर का एटमॉस्फेयर, जैसे लगा कि किसी बहुत एलिवेटेड जगह पे मैं आ गई हूँ, जैसे कोई स्वर्ग की फीलिंग लगी वहां। तो वहां मैं हर रोज शाम को 4 बजे मुरली सुनने जाती थी। उन्होंने मेरे को बहुत प्यार से ज्ञान समझाया, बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छी पालना दी। तो मेरा जो जन्म हुआ असल में वो 92 में मार्च 9 को, मेरे को अपना बर्थडे भी याद है। तो उस दिन मेरा वहां जाम्बिया में मेरा अलौकिक जन्म हुआ, जिससे मैं बहुत खुश हूँ कि जाम्बिया की पोस्टिंग जो थी वो इस हिसाब से बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद हम जाम्बिया में बहुत चैरिटेबल काम वहां भी किया, क्योंकि गरीब मुल्क था। वहां एक गांधी जी के नाम पे स्कूल था, उस स्कूल में हम गए। उसके लिए एक इंडियन एसोसिएशन थी, उसकी मैं प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन थी। तो वहां हम गए तो स्कूल की दीवारें टूटी हुई, बोर्ड टूटे हुए, बेंच टूटे हुए। तो हमें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी के नाम पे ये स्कूल है, इसका ये हाल है। फिर हमने चैरिटी रेज करनी शुरू की, वहां बहुत फंक्शंस किए, इंडिया से डांस ट्रूप मंगाते थे मेरे युवा मिनिस्ट्री से। फिर हम वहां डांस का प्रोग्राम करते थे, पैसे बनाते थे, कभी हम कोई मेला करते थे, कभी कोई फैशन शो करते थे। इन चीजों से हम पैसे रेज करते थे, फिर हम चैरिटी में देते थे। हम विलेजेस में जाके खुद भी सामान बांटते थे, जैसे ढेर सारा चदरें, सामान खाने पीने का। मैं और मेरे युगल जाते थे, हम घर घर में बांट के आते थे। और जो फर्स्ट लेडी थी वो हमारे बहुत करीब हो गई थी, उसके घर भी हम इंडियन एसोसिएशन की तरफ से, इंडियन वुमेन एसोसिएशन की तरफ से हम एक ट्रक भर के लोड करके ना सामान का लेके जाते थे। हॉस्पिटल्स की चदरें, हॉस्पिटल के लिए जो भी सामान चाहिए होता था, हमें एक लिस्ट भेज देती थी पहले, तो हम सारा सामान वहां लेके जाते थे। तो उससे हमारी उसके साथ बहुत क्लोज फ्रेंडशिप हो गई। तो मैं तो उसके बेडरूम में भी जा सकती थी, और वो हमारे घर आती थी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लेके, बच्चों को लेके। और बहुत बार वो नोटिस भी नहीं देती थी। सुबेरे उसकी सिक्योरिटी आती थी, घर को चेक करके जाती थी, दोपहर को वो आ जाती थी भोजन पे। इतनी इनफॉर्मल उसके साथ मेरी दोस्ती थी। और फिर जब वो मुल्क छोड़ा हमने, तो वहाँ जो प्रेसिडेंट की वाइफ थी, उसका नाम था मिसेस चुलूबा, वेरा चुलूबा। उसको उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग विमेन ऑफ द ईयर का एक अवार्ड दिया। ये था 1993 में। तो 1994 में हमने ये मुल्क छोड़ा, तो मेरे को भी उन्होंने वही अवार्ड दिया, आउटस्टैंडिंग विमेन ऑफ द ईयर।
तो उस मतलब बड़ा ही फ्रूटफुल था वहाँ का जो हमारा पोस्टिंग था। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से हम आयरलैंड गए। आयरलैंड में हमने 3 साल बिताए। वहाँ बाबा की मेहरबानी से सेंटर था। एक भाई है, उसका नाम है निक भाई, वो अभी भी वो सेंटर चलाता है। वो हठ योगा भी सिखाता है और राजयोग भी सिखाता है। मगर वहाँ मेरी किसी और राजयोगी से, किसी और हमारे अलौकिक भाई-बहन से मुलाकात नहीं हुई। कोई ऐसा मतलब वहाँ मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा वो नहीं थे बाबा के बच्चे। मगर मेरे को तो बाबा ने बहुत अच्छा रास्ता दिखा दिया। मैंने वहाँ का टाइम भी बहुत अच्छा निकाला और घर में मैंने बाबा का कमरा बहुत अच्छा बनाया था। आयरलैंड में भी मैंने बनाया हुआ था, ज़ाम्बिया में भी बनाया था बाबा का कमरा। और फिर उसके बाद हम जॉर्डन में गए। जॉर्डन में हमारी लास्ट पोस्टिंग थी। तो लास्ट पोस्टिंग में भी ऐसे ही बाबा का कमरा मैंने बनाया। और जॉर्डन में जब मैं गई तो मेरे को मतलब पहले ही घर में 15 अगस्त या 26 जनवरी का कोई प्रोग्राम था, तो वहाँ इंडियन कम्युनिटी सारी आती है। उनको एक ओपन इनविटेशन होता है कि कोई भी आ सकता है। तो उसमें कुछ जॉर्डेनियन भी आए, जॉर्डन के लोग। तो मैंने ऐसी बात कोई मेडिटेशन की हुई तो एक बहन ने बोला, हमारी एक बहन है, वो मेडिटेशन सिखाती है। तो मेरे को लगा कि यहाँ तो कोई बाबा का सेंटर नहीं है, पता नहीं कौन सी मेडिटेशन सिखाती होगी। पर फिर बात करी तो फिर उसने बताया कि ऐसे एक निकी बहन करके है, वो मेडिटेशन सिखाती है। तो मैंने कहा चलो उससे मिलेंगे। तो जब मैं उस बहन से मिली, मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती कि वो बहन तो इतनी अच्छी बाबा की बच्ची है। उसका नाम है निकी और उसने एक किताब भी लिखी हुई है, सोल पावर। तो मैं तो बहुत लकी हो गई कि मेरे को ऐसी टीचर मिल गई। वहाँ आप ना मुस्लिम कंट्री होने से आप वहाँ कोई सेंटर नहीं खोल सकते, आप किसी और धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। तो हम ये एक मतलब इनकॉग्निटो कहते हैं, जिसको कि हम छुप के, जैसे कभी हमारे घर में हो जाता था और कभी किसी और एक बहन थी उसके घर में, बारी-बारी हम बाबा का जो मतलब मुरली सुनते थे या वो क्लास होती थी। तो निकी बहन मेरे को अलग से भी टाइम देती थी। तो उसके जो मतलब अलग टाइम देने से या वहाँ से मेरी जो गाड़ी थी ना, वो बड़ी तेज़ रफ्तार से चलने लगी। उसने जो मेरे को ज्ञान अपने तरीके से और समझाया, मेरे को ज्ञान की डेप्थ और समझ में आई, तो मेरा योग भी अच्छा होने लगा और मेरी गाड़ी भी तेज़ रफ्तार से चलने लगी, जिससे मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं मतलब बता नहीं सकती कि निकी बहन की मैं जितनी सेवा करूँ, उतनी मैं मतलब उसकी थैंक्स करूँ, उतना कम है। फिर निकी बहन ने मेरे लिए मधुबन का, वहाँ से जब मैं थी तो उसने जॉर्डन में थी लास्ट पोस्टिंग, तो उसी ने मेरा मधुबन का प्रोग्राम बनाया। उससे पहले मैं मधुबन नहीं गई। 92 से मैं 2000 तक आएगी, इसके लिए वहाँ के लिए सेंटर भी आप ढूँढ के रखना अच्छा-सा। तो मैं मधुबन गई, तो मेरे लिए उसने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज करके रखा था। एक किरण बहन है, वो यूएस में है अभी इस समय। वो मेरे को गाड़ी से उतार के लेके गई। पूरा टाइम वो मेरे साथ रही। सारे बड़े भाई-बहनों को उसने मेरे को मिलाया। दादी जान की भी जिस दिन मैं पहले दिन ही गई सुबह, वो मेरे को मिले। उन्होंने स्टेज पे मेरा बता नहीं सकती कि ऐसा प्यार जो हमारे बाबा के बच्चों में है या दादियों में है, वो कहीं नहीं मिल सकता। दादी ने रिंग पहनाई और इतने तोहफे दिए, इतना प्यार किया और दादी ने अपनी कॉटेज में मेरे को रखा। और मैं वहाँ 9-10 दिन रही और सारा मेरे को उन्होंने अच्छी तरह से घुमाया। मैं इतनी फुल, इतनी कंप्लीट, मैं सारे बड़े भाइयों को मिली, बड़ी बहनों को मिली। और फिर निकी बहन ने मेरा दिल्ली का भी, उसने सेंटर का सारी चीज़ का अरेंजमेंट करके रखा। जैसे ही मैं दिल्ली आई, तो मेरे को उन्होंने बताया था कि मेरे को पालम विहार सेंटर में जाना है, क्योंकि निर्वैर भाई को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। निर्वैर भाई ने बहुत ढूँढा और ये सेंटर जो है हमारे घर से कोई 13-14 किलोमीटर दूर पड़ता है। मगर निर्वैर भाई को यही एप्रोप्रिएट लगा, क्योंकि उनको ये था कि मेरे युगल जो हैं, वो भी उस सेंटर में जा सकें। ऐसा सेंटर हो जहाँ भाइयों-बहनों का, पढ़े-लिखे भाई-बहन हों जो सेंटर चलाते हैं और बहुत प्यार वाले हैं हमारे सेंटर में, तो उनके लिए भी एक खास सेंटर चुना गया। तो मेरे युगल भी सेंटर जाके खुश होते थे। उन्होंने भी मतलब मेरे ज्ञान में आने के बाद मेरे को बहुत सपोर्ट किया। कभी मैंने मधुबन जाना है, कभी मेरे को कुछ अगर कुछ भी पैसे भी चाहिए, कुछ भी मैंने माँगा, कहा, उन्होंने इतने प्यार से मेरे साथ किया, पूरा सहयोग दिया। ये सारी बातों का जो थैंक्स है, ये बाबा को जाता है, मगर जो निमित्त है उसको भी जाता है।
तो इसलिए बाबा ने मेरा हर तरह से साथ दिया। और फिर मेरे को मतलब आश्रम से भी मतलब सेंटर में भी मेरे को बहनों का बहुत प्यार मिला। और जब मैं मधुबन में यहाँ सेंटर में दादी भी बहुत आती थी, ORC में भी आती थी, तो उर्मिल बहन जब भी उनको लेने जाती थी तो दादी पहला प्रश्न पूछती थी, मेरा भाई नहीं आया? तो उर्मिल बहन वहीं से फोन करती थी कि नीता बहन दादी भाई को याद कर रही है, आप अभी जल्दी से ORC आ जाओ। तो मेरे युगल झट से तैयार हो जाते थे दादी को मिलने के लिए। फिर मुरली सुनते थे, मुरली के बाद दादी हमें बहुत प्यार से हमें टाइम देती थी। तो इसलिए मेरे को तो मतलब दादी का प्यार तो मैं बता ही नहीं सकती। वहां भी मैं जब जाती थी तो इतने तोहफे, और स्टेज पे भी मेरे को डबल टोली देनी, ये भाई की टोली है, पूछना भाई नहीं आया। फिर जब मैं वहां से विदाई लेती थी उस समय भी मेरे को देना जो भी तोहफा, फिर कहना मेरे भाई के लिए खास लंदन की टोली दो, उसके लिए खास ये दो। तो दादी का प्यार तो सबको पता है, सबको करती थी, हर सबको ये लगता है कि मेरे को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, तो उसकी ये खासियत थी। मगर मेरे को भी ये लगता है कि सबसे ज्यादा प्यार दिया उसने, और मेरे युगल को तो बहुत ही सम्मान भी दिया और प्यार भी दिया। और फिर उसके बाद जो था मैंने अपना जो ये यहाँ का घर भी बना जो इसको भी इस तरीके से बनाया कि इसमें भी एक बाबा का कमरा ऊपर रखा है जिसमें मैं मेडिटेशन करती हूँ। उसमें एक तरफ हमने शिव बाबा का चित्र लगाया और एक तरफ बाप दादा का चित्र लगाया, और जो बाप दादा का चित्र है उसकी लाइट जो है वो यहाँ रखी है हमने। मैंने ये दादी गुलजार का जो सेंट जहाँ रहती थी ना दादी गुलजार, वहां मैंने उनके मेडिटेशन रूम में देखा था, मेरे को पसंद आया था, तो मैंने ये 2 चित्र वहां रखे हैं। और बीच में एक खिड़की है, खिड़की को खोलो सुबह तो कोयल बोलती है वहां, तो मेडिटेशन इतनी अच्छी होती है, इतनी क्वाइटनेस है घर में। और बेसमेंट है, बेसमेंट में बहुत बड़ा बाबा का चित्र लगाया हुआ है, और इस घर से बाबा की सेवाएं भी बहुत हुई हैं। कई बार बेसमेंट में प्रोग्राम हुए हैं, छत पे प्रोग्राम किया है, और बाबा ने मेरे से कोर्सेज वगैरह भी कहीं कराए हैं। और बहनों का भी आना जाना इस घर में होता रहता है, मतलब इस घर की वाइब्रेशंस बहुत पवित्र हैं। और मेरे को भी मतलब मेडिटेशन का जैसे बड़ा मेरा एक स्ट्रिक्ट सा है, मैं अपने आप से बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, ये चाहे अच्छी बात है चाहे बुरी है। एक मेरी ये जो स्ट्रिक्ट होने की नेचर है वो अपने साथ भी है, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं हर बात में। जो टाइम की पाबंद, फिर जो योग करना है तो उसका मेरे को एग्जैक्ट है कि मेरे को 3:45 से या 4 से तो देर होना ही नहीं चाहिए, 4:45 से 5 तक, दोपहर को 3 से 4, शाम को 6:30 से 7:30, फिर रात को गुड नाइट। और गुड नाइट के साथ एक बाबा को पत्र, जिस पत्र में मैं सब कुछ लिख देती हूँ, दिन भर में जो किया होता है, कोई गलती होती है, कोई अच्छा भी किया होता है तो ये कहती हूँ बाबा करवाया आपने, मैं आपको सौंपती हूँ, मगर ये चीज मेरे से अच्छी हुई है आज। तो ऐसे सारा अपना टाइम भी, जो मेरी कोई मतलब कितना समय मैंने बाबा को याद किया वो भी, और मेरी क्वालिटी कैसी थी याद करने की। कई बार आप याद करते हो मगर आपकी जो क्वालिटी होती है योग की अच्छी नहीं होती, वो भी मैं क्लियरली कर देती हूँ। उसमें मैं फिर लिख देती हूँ, स्टार्स बना देती हूँ 1 2 3 के, ये 1 जो है वो अच्छा है आज का, 2 है 3 है, तो उस हिसाब से मैं फिर कभी कभी कंपेयर भी करके देख लेती हूँ। तो एक और चीज है, मैं काफी उसमें पक्की हूँ कि मैं घर से बाहर कभी भोजन नहीं करती हूँ। जब पहले बाहर थी, हमारी पोस्टिंग्स थी, जैसे हमारे युगल जब एम्बेसडर थे उस समय जाते थे हम घर से बाहर, रिसेप्शंस में तो जाना, नेशनल डे हुआ वहां तो आप खड़े खड़े हुए और ज्यादा से ज्यादा कोई पानी ले लिया या कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया, जूस ले लिया, उसके बिना मैं कभी किसी चीज को हाथ ही नहीं लगाया, घर आके भोजन करती थी। और कई बार ऐसे होता था, कोई जब आप पहली बार किसी कंट्री में जाते हो तो आपको इनवाइट करते हैं कि आप मिलने के लिए आओ, एक आपकी ऑफिशियल मीटिंग होती है एम्बेसडर की वाइफ के साथ। तो मैं पहले एक मैसेज दिलवा देती थी कि मेरे लिए कुछ मत बनाना, क्योंकि मैं कुछ बाहर का नहीं खाती हूँ। पर वो फिर भी बहुत कुछ बनाते थे, मगर मैं नहीं खाती थी, वो माइंड नहीं करते थे। ऐसे ही फिर डिनर्स होते थे, जो फॉर्मल डिनर्स होते हैं उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है आपको, क्योंकि वो आपको कोई सर्व करता है, आके डालता है, आप नहीं खाते हो। तो उसमें भी मैं बड़ी युक्ति दिखाती थी, कभी थोड़ा सा ले लेती थी, कभी चमचे से हिलाती रहती थी। फिर बाद में कोई पूछता था तो कहती थी मेरे को हेल्थ इश्यूज है, इसलिए मैं मतलब बाहर का नहीं खा पाती, तो इसलिए मैं वहां भोजन नहीं करती थी। अगर कभी करना पड़े किसी वजह से, कई जगह मजबूरी होती है, तो थोड़ा सा सैलेड या दही। ये मेरे को एक बार मोहिनी बहन ने बोला था कि अगर कहीं मजबूरी में आपको खाना पड़े, कहीं कोई आप सारा दिन भूखे हो, तो आप कहीं योगर्ट ले सकते हो या थोड़ी सी सैलेड ले सकते हो, उससे थोड़ा सा आप सस्टेन कर सकते हो अपने आप को। तो वो मैंने मोहिनी बहन जो अमेरिका वाली हैं उनसे मैंने ये एक बार क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने ये जवाब दिया था। तो
और मेरे लाइफ में मेरे शरीर पे बहुत टेस्ट आए। मेरा कर्मों का हिसाब किताब काफी कड़ा था। जब से मैंने मतलब मेरा शादी हुआ उसके बाद काफी मेरी हेल्थ इश्यूज आई और मेरे युगल ने मेरी इतनी सेवा की मैं आपको बता नहीं सकती। रात भर भी जागे और कभी मैं रात को भी उठाती थी, बड़ा सोच के उठाती थी पर कई बार उठाना पड़ता है। उन्होंने इतनी खुशी से सेवा की। अब पीछे 3 साल पहले मेरे 3 बहुत बड़ी-बड़ी सर्जरीज हुई। मतलब इतनी बड़ी थी कि जैसे 4-4 घंटे उसमें ऑपरेशन थिएटर में, 4 घंटे रिकवरी में, तो बहुत बड़ी-बड़ी सर्जरीज थी। उसमें मेरे को मतलब ऑल टुगेदर 7 मंथ्स में मेरे को एटलीस्ट 50 डेज हॉस्पिटल रहना पड़ा, 50 डेज। तो वो ऐसे होता था 5-6 दिन रही, घर आई, फिर तबीयत खराब हो गई, फिर जाना पड़ा, फिर आई, फिर गई, ऐसे करके इतना लंबा मैं रही। और ये सारा टाइम जो था इसमें वो मेरा सुबेरे नाश्ता लेके आते थे घर से, मेरा लंच लेके आते थे, फिर मेरा डिनर लेके आते थे, खुद खा के आते थे। यहाँ घर में एक छोटी सी बच्ची है हमारे जो सेवाधारी है, उसकी बच्ची, उसको पढ़ाते हैं, वो उसका स्कूल का भी ध्यान करते हैं, उसको घर भी ट्यूशन देते हैं, तो उसको भी घर पढ़ा के जाते थे। मतलब उनकी इतनी कमिटमेंट थी हर बात में, सेवा में, वो बहुत अच्छे सेवाधारी थे। कभी उन्होंने नहीं ये कहा कि मैं थक गया हूँ। तो रात को हम बहुत बार कहते थे कि आप चले जाओ, इनकी बहन, इनका ब्रदर इन लॉ कहते थे हम रात को सो जाते हैं इसके साथ। वो कहते थे नहीं, रात को अगर कोई डॉक्टर आएगा, कोई पूछेगा तो मेरे को ही पता है ना इसकी हिस्ट्री, आप तो नहीं बता सकते। तो रात को भी वहीं सोते थे, सवेरे उठ के तैयार होके घर जाना, नाश्ता खाना, मतलब इतनी भाग दौड़ की मेरे लिए, इतनी मेरी सेवा की है मैं आपको बता नहीं सकती। और खुद जिंदगी में मेरे से कभी सेवा नहीं ली मेरे युगल ने, कभी सेवा नहीं ली। कभी बीमार होते थे थोड़े बहुत, ज्यादा तो कभी हुए नहीं। अगर मैं पूछने जाती थी कि आपको कुछ चाहिए, मैं आपके लिए कुछ कर दूं, कहते थे मेरे को अकेला छोड़ दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चुपचाप लेटता हूँ, मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। इतना उनमें वो पेशेंस थी कि मैं बता नहीं सकती। तो अभी जो लास्ट उन्होंने बीमार हुए, 9 दिन 10 दिन घर पे थे, 9 दिन हॉस्पिटल में थे, टोटल 19 डेज। ये सारी हमारी 50 साल की मैरिड लाइफ थी, कंप्लीट 50 इयर्स, थोड़े दिन पहले 50 इयर्स हुए थे हमारे। तो उन्होंने इस इतने सालों में मेरे से सिर्फ उन्होंने ये 19 डेज मेरी सेवा ली। और इसमें भी उनको जब घर पे थे यही फिक्र रहता था, हमको भी कोरोना हो गया था दोनों को, मेरे हाउस बॉय को, मेरे को, हमारा फिक्र ज्यादा रहता था कि तुमने दवाई खाई, उसने दवाई खाई। और फिर जाने वक्त तो थोड़े दिन पहले तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, उनको ज्यादा पता नहीं था। फिर वहां जो 9 दिन रहे उसमें भी काफी मतलब तबीयत खराब थी, फिर भी मैसेज भेजते थे, बात करने की कोशिश करते थे। आखिर तक उन्होंने फाइट किया है डेथ के साथ। ही वॉज रियली फाइटिंग। एंड फिर जब शरीर छोड़ा उन्होंने, तो वो तो मेरा सबसे बड़ा टेस्ट था। एक तो पहले जब वो बीमार थे मेरे को पता था कंडीशन नहीं भी अच्छी है, मन में ये विचार कभी नहीं आया कि ये जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव विचार तो मैंने अपने ज्ञान से, बाबा से सीखा है कि नेगेटिविटी तो आनी ही नहीं चाहिए। जितने हमारे पॉजिटिव संकल्प होते हैं वैसे ही होता है लाइफ में। तो मेरा कभी नेगेटिव ये संकल्प नहीं था। तो जैसे उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो भी जो थोड़े से दिन थे वो भी टेस्ट था, खास करके हॉस्पिटल के जो 9 डेज थे, पहले 3 दिन तो मेरे को बिल्कुल खड़ी थी मैं, इमरजेंसी में थे, बैठने की जगह भी नहीं थी। उसके बाद के जो दिन थे उसमें घर आती थी, नहाती थी, पूरा सैनिटाइज करती थी, फिर फोन आ जाता था इनका किसी चीज के लिए तो मैं भागी। वहां हॉस्पिटल में कई बार उनके पास बेड पेन नहीं होता था, कहते थे बेड पेन नहीं है, घर से मंगाओ, तो मैं भागती थी लेके हॉस्पिटल। बस यही थोड़े से दिन मैंने कह लीजिए उन्होंने सेवा कराई, कभी जिंदगी में मेरे से सेवा नहीं कराई। और जिस दिन शरीर छोड़ा मैं हॉस्पिटल में ही थी, तो नहीं मैं घर पे आ गई थी उस दिन, 9th को बात है, मैं लंच खा रही थी, मेरे को मैसेज मिला, मैं उसी वक्त हॉस्पिटल गई, मैं अकेली गई। बाबा ने सबसे बड़ा, मेरे को ये लगता था मेरा टेस्ट जिंदगी में यही होगा, क्योंकि 50 इयर्स और जिस इंसान ने, जिस आत्मा में ने आपकी इतनी सेवा की हो, इतना प्यार दिया हो, उसको उससे अलग होना काफी मुश्किल होता है। तो वो जो जब मेरे को मैसेज मिला तो मैं अकेली हॉस्पिटल गई। तो रास्ते में मैंने फोन कर दिया कि इनका नेफ्यू है, उसने बीमारी में भी मदद की थी, तो वो आ गया। तो वो आया तो हमने शाम को वहां से उनका जो भी उनका शरीर लिया, तो वो अंतिम संस्कार के लिए शाम को ही हम उसको ले गए। तो मेरे को बाबा ने इतना मेरे पे मेहरबानी की, इतनी मेहरबानी की कि मेरे को बिल्कुल मतलब मैं अचल डोल थी, मेरे को कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई कि जैसे कोई रोने का फीलिंग लगे या कुछ। फिर वहां जाके भी मैंने इनको बड़े प्यार से, जैसे मतलब उसको मृतक शरीर को आग लगाई जाती है देखो, तो मैंने उसी समय बाबा को बोला, बाबा ये आत्मा आपके पास आ रही है,
इसने मुझे, मैंने उनको भी बोला कि आपने मुझे बड़ा सुख दिया है, बहुत मेरे को प्यार किया है, मेरा बहुत ध्यान किया है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और मेरे दिल में ये है कि आप जहाँ जा रहे हो उस परिवार में उनकी सेवा करना, उनको प्यार देना, उनको सुख देना, बस इसमें हमें खुशी होगी। हम यहाँ ठीक हैं, हम ठीक हैं, हमको याद करेंगे आपको, मगर बहुत प्यार से याद करेंगे। तो इस भावना से मैंने उनको विदा किया। तो घर भी आई, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सवेरे भी जो भी होता है ना, वो आप एशेज लेके जाते हो, सब करते हो मेरे साथ। एक तो और सोल्स आ गई थी मेरी हेल्प के लिए, उसमें भी मेरे को बाबा ने बहुत अच्छा डोल रखा, मेरी अवस्था अच्छी रही और मैंने उनको प्यार से भेजा वहां भी, और यही बोला कि आप जहाँ जा रहे हो वहां सुखी रहो, खुश रहो, और हमारी बिल्कुल आप चिंता मत करना, हम सब मैनेज कर लेंगे, आपने हमें सब कुछ सिखाया है और हम उसी तरह से चलेंगे और आपको कभी भी हमारी तरफ से कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं आएगी, हम अच्छे बन के रहेंगे और आप जहाँ जा रहे हो वहां सुखी रहना। तो इस भावना से मैंने उनको भेजा है। और मैं जैसे आपको पहले भी बताया, मर्यादाओं का पूरा पालन करती हूँ, उसमें मेरी कोई छूट नहीं होती, उसमें मेरे से कभी गलती नहीं होती। तो बाबा मेरा साथ देता है उसमें, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, आप इस ज्ञान में जब आ जाते हो, आप जो भी कुछ करते हो और बाबा को कह के करते हो कि बाबा आज दिन में मेरा ये प्रोग्राम है, और मर्यादा के चलने के लिए भी कहते हो कि बाबा मेरे को ये भोजन बाहर नहीं खाना है, तो आप मेरे लिए कुछ करोगे। कई बार मैं घर से जाती हूँ, मेरा चांस ही नहीं होता कुछ खाने का या कुछ करने का, तो बाबा कोई ऐसा प्रोग्राम बना देता है, या तो मैं जल्दी घर आ जाती हूँ, और या कुछ ऐसा होता है मेरे को भूख ही नहीं लगती है। तो इन बातों में, सभी बातों में बाबा ने मेरा इतना साथ दिया है, इतनी मदद की है। और मैं अब आपको सबसे बड़ी बात जो बताने वाली हूँ वो ये है कि इस वैसे भी पूरा टाइम मेरे को पालम विहार सेंटर से, उर्मिल बहन से, सुदेश बहन से, वरिंदर भाई से और पूरे परिवार से इतना प्यार मिला है, और इतना उन्होंने मेरी, मतलब मेरे को लगता नहीं था मैं डिजर्व करती हूँ, पर बहुत कुछ दिया है सब ने। और उर्मिल बहन ने तो जब मेरे युगल हॉस्पिटल में थे, डॉक्टरों से बात कर, मतलब मेरे को रोज बात कर, फिर बोलना बहन उससे बात कर लो, उससे कर लो, मेरे को भोजन भेजना, और जैसे 24 घंटे वो मेरे साथ थी। और वो, उनको इतनी कोशिश थी कि किसी तरह भाई किसी तरह भाई साहब को बचा ले। अभी भी वो मेरे से बात कर रही थी कल, कि जैसे उनको ये लग रहा था कि भाई साहब के जाने में कोई उनकी इलाज में कोई गलती हो गई है, तो उनको अभी भी ये फीलिंग लग रही है, क्योंकि इनका बहुत प्यार था उनके साथ, और उनका भी हमारे पूरे परिवार से बहुत प्यार था, मधुबन में और वहाँ गायत्री बहन से अमेरिका में, और सभी जितने भी हैं अपने जो अफ्रीका की इंचार्ज हैं, वेदांती बहन से, पूरे अफ्रीका वाले परिवार से, सबको जानते हैं और सबसे इतना प्यार करते हैं। एंड ही वॉज डाउन टू अर्थ, कभी किसी को ये फीलिंग नहीं लगी कि ये बड़े अच्छे ऊंचे ओहदे पर रह के आया है, सबको प्यार दिया उन्होंने और सबने उनको प्यार दिया। तो बस इन्हीं शब्दों से मैं यहाँ विराम लेती हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई बात कहनी हो, तो आप मेरे को प्लीज पूछ सकते हैं। जी, बस नीता बहन थोड़ा आप इसके बारे में और बताएं कि दादियों से आपने कौन कौन सी ऐसी बातें सीखी जिससे आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ महसूस करती है, जिसका फायदा और भाई बहन भी उठा सके। एक बात और भी कि जब लास्ट में जो है इनका जो डेथ के टाइम का था एक्सपीरियंस, इनकी अपनी अवस्था क्या थी, उसके विषय में भी थोड़ी सी बात बताएं। जी नीता बहन सुन रहे हैं आप? हाँ जी, मैंने अवस्था बताई ना, अचल अडोल थी, मेरे को कोई ये फीलिंग नहीं हुई। पता नहीं, मैं खुद हैरान हूँ इस बात पे कि बाबा ने मेरे को कैसे मेरा साथ दिया। मेरे को बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं हुई जैसे वो मेरे से जा रहे हैं या मैंने कुछ खो दिया है। अभी भी ये फीलिंग लगती है, कभी कभी कमरे में जाती हूँ तो उनकी फोटो सामने रखी है, देख के लगता है यहाँ है, फिर लगता है नहीं है। पर बाबा ने ही शक्ति दी, मेरी कोई खासियत नहीं है। या तो ये जो थोड़ा योग था और थोड़ा बाबा पे विश्वास था, उसी ने ये अवस्था बनाई। एक बार भी आंसू नहीं आया और एक बार ये फीलिंग नहीं आई कि जैसे वो मेरे से चले गए। मेरे को पता है वो किसी अगले जन्म में चले गए हैं, मगर मेरे को ये भी पता है कि वो जाना था। ये ज्ञान में हम चीजें सब अच्छी तरह समझते हैं। अगर हम ज्ञान को समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वो हमारे अंदर डेप्थ तक चला जाता है, तो मेरे को लगता है कि सबकी यही कंडीशन होनी चाहिए जो मेरी थी। मेरे को ऐसे फीलिंग है। बाकी सबकी अपनी अपनी अवस्था हो सकती है। नीता बहन की ये बड़ी विशेषता रही। कई बार ऐसा होता है कि आप सबके साथ तो ये शेयर नहीं करते, लेकिन जिनके आप बहुत नजदीक होते हैं उनसे कोई ना कोई बात शेयर कर लेते हैं कि मेरा मन परेशान है, मैं दुखी हूँ, क्या करूं, कैसे करूं।
लेकिन इनका ये पाठ कि जो हो रहा है ड्रामानुसार कल्याणकारी है, ये बहुत पक्का था, बहुत पक्का। जैसे ही ये आई वहां से कोविड का करके, क्योंकि कोविड बहुत ज्यादा था उन दिनों, तो हम लोग चाहते हुए भी नहीं जा पाए थे, तो क्रिमेशन ग्राउंड भी इनको ही जाना पड़ा था। और इन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि ऐसे समय पर कोई आए, तो मैं ही खुद जाऊंगी, क्योंकि मैं तो कनेक्टेड हूँ, मुझे तो जाना ही होगा। तो ये वहां पर गई और आने के बाद स्नान करके इन्होंने हमें यहाँ सेंटर पे फोन किया कि ऐसे ऐसे सब हो गया है और मैं घर पर आ गई हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं भोजन कर रही हूँ। और बच्चों को भी फोन किया कि सब ठीक है, कि बच्चों कोई भी जो है ना आंसू नहीं बहाना, हर आत्मा का अपना रोल होता है। अपने जो हाउस बॉय है उसको भी यही कहा कि अब जो हो गया सब ठीक है, तो एक बार भी उसके बारे में बात नहीं की। और ये सोचा व्हाट नेक्स्ट, मुझे क्या करना है अब। तो उसके लिए इन्होंने इमीडिएट प्लानिंग करनी शुरू कर दी। और फिर हमने इनको कहा कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम रखें, हम लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब के लिए बहुत आत्माएं भी केस जुड़े हुए थे, तो इनके लिए एक हम लोग प्रोग्राम रख लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया था जिसमें इनके सारे फैमिली वाले भी जुड़े थे और यज्ञ के भी बड़े जुड़े थे, जयंती बहन वगैरह, इस तरह से गायत्री बहन। तो वो जैसे श्रद्धांजलि सभा जिसको हम लोग कहते हैं ना, कंडोलेंस मीटिंग, तो उस तरह से रखा था। तो इन्होंने बहुत अच्छे से सेवा कराई और बहुत अच्छे से वो प्रोग्राम हुआ। तो ये इनकी बहुत बड़ी खासियत रही है कि कभी भी इन्होंने ज्ञान की बात को पूरा फॉलो किया। जैसे इन्होंने कहा ना कि अपने साथ स्ट्रिक्ट बहुत है, हम बाबा के बच्चे अपने साथ ढीले हो जाते हैं मोस्टली धारणाओं में, पर ये बहुत स्ट्रिक्ट है अपने आप। तो इसलिए इनसे हम लोग भी बहुत सी बातें सीखते हैं जी 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 और ज्ञान को बड़ी गहराई से समझते हैं, बहुत गहराई से समझते हैं। जी थैंक यू उर्मिल बहन। और नीता बहन देखिए, हाँ, जी बोलिए। आपने लूसाका कनु भाई को याद किया तो बाबा ने लूसाका से कनु भाई के आपके सामने हाँ हाजिर कर जी, दिया। हाँ जी। कनु भाई इनका तो मैं बहुत थैंक यू कहती हूँ, इन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है। बाबा का बहुत धन्यवाद, इनका बहुत धन्यवाद, बड़ी जाम्बिया से सेवा हम की है। देख रहे हैं। हाँ जी, जाम्बिया ने बड़ी सेवा की और इन भाई ने तो मेरी बहुत सेवा की, यही तो मेरे को ज्ञान मिला के निमित्त हूँ। कनु भाई गुरु है ये तो आपके, इसका मतलब है। कनु Om भाई Shanti, Om Shanti, man. It was our Christmas present for you. Coming into knowledge. I don't have to remember. बस मैं यही कह रही थी कि जानकी दादी की कोई ऐसी बातें जो उन्होंने आपको सिखाई हो, जिनको आपने जीवन में धारण किया हो और भाई बहनों के लिए प्रेरणा की स्रोत रहे वो बातें। बस दादी की मेरे को सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यही लगती थी, वो कहती थी कि एक कान से सुनते हैं हम, कहते हैं दूसरे से निकाल दो, और आप एक कान से जिस तरफ से सुनते हो उधर से ही निकाल दो कि आपकी आत्मा को वो टच ही ना करे। मतलब कहने का कि हम जो इधर उधर की बातें सुनते हैं ना, वो हमारे को बहुत परेशान कर देती हैं, हमारे को डामाडोल कर देती हैं, क्योंकि अगर हम किसी की सुनेंगे ही नहीं, बाबा को याद करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, तो उसमें हम अचल अडोल रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। और दादी का एक और बात और मेरे को अच्छी लगती थी, वो कहती थी कि मैं जिसको अभी मिलती हूँ और उससे पहले मैं किसी को मिली हूँ, मैं टोटली भूल जाती हूँ। मतलब कहने का कि हम पास्ट भी बहुत याद रखते हैं ना, उससे भी हमें बहुत नुकसान होता है। तो पास्ट भी बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं, फ्यूचर का फिक्र नहीं करना है और हम प्रेजेंट में ही रहें। वो हमेशा कहती थी मैं जिसको अभी पीछे मिली हूँ ना, मेरे को कुछ याद नहीं कौन था। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि जब हम पीछे की बात ना याद रखें, पास्ट ना याद रखें। तो दादी का एक प्यार इतना ज्यादा था, अनलिमिटेड प्यार। वो मतलब कोशिश करती हूँ करने की, मैं ये नहीं कहती मैंने कर लिया है, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि अनलिमिटेड नहीं तो कम से कम मतलब बहुत प्यार, इतना कि कोई आता था वो उसको भरपूर करके भेजती थी, शब्दों से और स्थूल चीजों से ऐसे भर के भेजती थी। मेरे को तो ऐसे सच्ची बिल्कुल मेरे युगल के लिए ये, उसके लिए ये ला दो, जैकेट ला दो, ये कर दो, बहुत भर के भेजती थी। वहां से घर आती थी तो टोलियां ही टोलियां होती थी मेरे पास। वो बड़े भाई वगैरह भी दे देते थे, पर दादी तो खास इनके लिए लंदन की टोली देती थी, बहन लंदन की टोली लाओ भाई के लिए। तो सबको यही लगता है दादी सबसे ज्यादा प्यार मेरे को ही करती है, उनकी ये बहुत बड़ा गुण।
तो ये गुण भी अपने में धारण एक करना नीता चाहिए। बहन की विशेषता एक ये भी रही है कि ये कई बार सुनाती है कि मैं एयरपोर्ट से 2 बजे घर पहुंची हूँ, तो भी ये अमृत वेला जरूर करेंगी और अमृत वेला करके बाबा को बोलकर फिर भले रेस्ट कर लें दोबारा। पर धारणाओं को इन्होंने अपने जीवन में बिल्कुल जैसे एक गांठ लगाई हुई है। तो ऐसे बच्चों का फिर साथी भी बाबा तो होता ही है ना, कि जब बच्चे इतना प्यार करते हैं तो फिर बाबा भी उनको सपोर्ट तो पूरा करता है। तो जैसे अब सुनाती हैं सब कुछ वाइंड अप कर रही हैं, तो वाइंड अप करते हुए भी नेचुरली जो घर का मालिक होता है उसी को पता होता है चीजों को कैसे डिस्पोज करना है, कहाँ कैसे करना है। तो अकेले बड़ी हिम्मत से हर चीज को प्लान वे में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पर नीता बहन एक चीज और हम जो आपसे जानना चाहेंगे ना, कि जैसे आप लौकिक रिश्तेदारों के यहाँ जाती थी, सब करती थी, तो फिर वहां आपको दिक्कत नहीं आती थी भोजन इत्यादि के बारे में मैनेज करने में? मैं कहते कि लुधियाना इंसान भूखा भी कब तक रह सकता है, आपने कैसे मैनेज किया और रिलेशनशिप्स भी कैसे निभाए? मैं लुधियाना बहुत जाती थी मेरी सिस्टर के पास, और वहां मैं ये करती थी, नाश्ता तो मैं ऑलमोस्ट रोज एक ही खाती हूँ। एक मेरी खाने पीने की हैबिट्स जो हैं वो, उसमें मेरे को कोई वैरायटी नहीं चाहिए, मेरे को कोई कुछ नहीं चाहिए, बस मैं रोज दलिया खाती हूँ, एवरी डे पॉरेज खाती हूँ, कभी मैंने चेंज नहीं किया अपना ब्रेकफास्ट। तो मैं खुद बनाती थी जाके। लंच के टाइम क्या होता था, मैं हेल्प करती थी, जो सब मेरा भोजन होता था वो अलग होती थी मेरी सब्जी, क्योंकि वो बाकी लोग प्याज बस डाल के बनाते थे। तो मैं किचन में चली जाती थी, मैं उसकी हेल्प करती थी, और फिर मैं ही कड़छी घुमाती रहती थी। मैं कहती थी आप अपना करो, मैं अपना करती हूँ। तो ऐसे करके मैं अपना करा लेती थी। और जैसे वो रोटी भी बनानी शुरू करती थी तो मैं उसके साथ हेल्प करती थी, जैसे टच भी कर लिया, बाबा को याद भी कर लिया, किसी को फील भी ना हो, और थोड़ा सा ऐसे कर लेती थी। तो मतलब आप समझिए कि 80% मैं 85% तक मेरी कोशिश होती थी कि मेरे हाथ ही लगे उस भोजन को ज्यादा, और उसमें बाबा को याद भी कर लेती थी, और खुद ही परोस के ले आती थी। सब्जी तो मैं हमेशा अपनी खुद बनाती थी, उसमें कभी मैंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। और बाकी बच्चों के पास जाती हूँ तो लंच तो मैं ही बनाती हूँ, वहाँ नाश्ता तो जो मैंने बोला वही खाती हूँ, लंच मैं बनाती हूँ, डिनर बड़ी बेटी बनाती है, पर डिनर में भी मैं अपना कुछ बनाना चाहूँ मैं पहले बना लेती हूँ। तो नहीं तो कोई ऐसी चीज होती है, सैलेड वगैरह होती है, मैं वो इतना माइंड नहीं करती, सैलेड किसी के हाथ की बनी हुई खानी, बच्चों को दुख भी नहीं लगना चाहिए। अब इस बार जाऊंगी तो थोड़ा और अच्छा समझा दूंगी उनको कि भी सैलेड भी मैं नहीं खाऊंगी किसी के हाथ की, वो माइंड नहीं करेंगे। बड़े सपोर्टिव हैं बच्चे, बहुत सपोर्टिव। तो पर वो अभी उनको भी पता है। ऑनलाइन जुड़े हुए हैं बच्चे, हाँ जुड़े जी, हुए बच्चे हैं जुड़े हुए हैं प्रोग्राम में? बच्चे। अच्छा। हमारी ग्रैंड डॉटर हाँ, है जो पहली बार गुरुद्वारे में प्रोग्राम हुआ था, इतनी वहां सुबेर थी, 4 बजे थे वो गुरुद्वारे के प्रोग्राम में भी, 11 साल की बच्ची है, वो हाँ, जुड़ी थी हाँ, उस समय भी। तो अभी ये पिछले प्रोग्राम में भी वो जुड़ी थी साथ में। वो हिंदी पंजाबी नहीं समझती, पर वो फिर भी प्रोग्राम में जुड़ी थी। वो बहुत प्यार करती थी इनको। हाँ, एक्चुअली मेरे युगल जो थे बहुत केयरिंग थे, बहुत लविंग थे, और उन्होंने कोई आत्मा ऐसी नहीं है घर में जिनकी उन्होंने हेल्प ना की हो, कोई भी ऐसी नहीं कही। क्योंकि जैसी पोजीशन पे थे, उनको मेरे को यही कहते थे कि अगर मैं किसी की हेल्प नहीं करता तो भगवान मेरे से खुश नहीं, क्योंकि उसने मेरे को ये पोजीशन इसीलिए दी है कि मैं सबकी मदद करूं। और आधी रात को उठ के भी चल पड़ते थे कोई काम। ये हमारा हेल्पर है, ये सबसे ज्यादा रोया, आई सबसे ज्यादा ये रोया, या इसकी बेटी रोई। उसको पढ़ाते थे और उसका स्कूल का सारा केयर करते थे। अभी भी वो बोल के गए हैं कि जब तक ये पढ़ेगी वो उनकी तरफ से है, जब तक वो पढ़ना चाहे, वो 25 साल की उम्र तक पढ़े तो भी, 30 तक पढ़ना चाहे, पीएचडी करे, वो कहते हैं वो मेरी जिम्मेवारी है, तो उनकी जिम्मेवारी हमारी है। तो अभी वो नेपाल चली गई है, एडमिशंस ले रही है, पर सबसे ज्यादा वो रोई है, फिर ये बच्चा रोया है। मेरे को जो दुख हुआ, पर मैं ये कहती हूँ मेरे को बस सिर्फ बाबा ने ही मदद की है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसी इस अवस्था में रहूं, ये बाबा की मेहरबानी है, सच्ची कहती हूँ। मेरे को लगता था ये मेरा सबसे बड़ा टेस्ट है, और इस टेस्ट में मैं पास होंगी कि नहीं, क्योंकि मेरे फादर 94 में गए थे और उस समय मैं नहीं रोई थी, तो मेरी माँ को बहुत बुरा लगा था। उसको लगा शायद मैं अपने पिताजी से प्यार नहीं करती, पर वो ज्ञान की वजह से ही नहीं रोई थी। तो उस समय विचार आया था कि मेरा सबसे बड़ा टेस्ट ये होगा जब मेरे युगल शरीर छोड़ेंगे। तो मेरे को यही लगता है बाबा ने मेरे पे मेहरबानी की। अगर उसको याद करती थी प्यार से, या उससे मेरा योग था, या उस पे मेरे को फेथ था, तो उसी से। अब घर में इतना काम है, इतना सामान है, इतनी जगह रहे हैं, भरा पड़ा है घर सामान से, एक अलमारी खोलो तो गिरता है नीचे। है तो अभी मैं कहती हूँ बाबा ये अगली बार नहीं करूंगी, पर अगली बार भी ड्रामा में यही होगा, पता है मेरे को ऐसे ही होगा ना अगली बार भी ड्रामा में 5000 साल के बाद। पर मैं फिर यही कहती हूँ कि बाबा ये मैंने जो भी किया है ये है तो मेरी गलती है, पर मेरा साथ दो,
पर मैं यही सोचती हूँ नहीं होगा, मेरे को कोई लगाव नहीं है, फेंक जाऊंगी, दे जाऊंगी। अभी भी मैं निकाल रही हूँ, दे रही हूँ, अच्छी अच्छी रजाइयां, नए कपड़े दे रही हूँ। मैंने जब लेने ही नहीं है मधुबन के लिए, इनके सारे जो नए कपड़े अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं ना, एंकर्स को चाहिए होते हैं, तो वो तो एक भाई ने बोल दिया था कि इनके सारे अच्छे कपड़े जो हैं, ये ब्रांडेड कपड़े पहन, सारे प्रोग्राम्स के लिए मैंने पैक कर दिए। तो कोशिश है जितना निकाल सकूं, दे सकूं, फेंक सकूं, कोई लगाव नहीं। इतनी मेहनत से घर बनाया, किसी चीज से लगाव नहीं है, ये उसी की मेहरबानी है, मेरी कोई मेहरबानी नहीं। अब मेरे को ये फीलिंग है, ये मेहनत है थोड़ी मेरी, इसके बाद मेहनत के बाद बच्चों के पास जाऊंगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिर्फ बाबा को याद करूंगी। इसी शौक में मैं उड़ती जा रही हूँ, बस यही मेरे को फीलिंग है। सुन रही है मम्मी क्या बोल रही है? हेलो शांति। मम्मी आपके पास आ रही है। हाँ, बस वहां जाके मैं और बाबा को याद कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम है वहां, मेरे को कुछ नहीं करना बाबा, मेरा घर नहीं है, बच्चे देखते हैं घर को, मैं तो कुछ नहीं करना। एक बाबा की याद में लंच बनाऊंगी सबके लिए, बाबा की याद में, बस बाकी मैं फ्री हूँ वहाँ बिल्कुल बाबा को याद करने के लिए। सेंटर जाऊंगी, संडे के संडे वहां जाते हैं सेंटर, जैना बहन के सेंटर में जाती हूँ मैं वहाँ। अच्छा अच्छा हाँ जी, जैना बहन कोई कभी मेरी बच्ची छोड़ देती हैं, ले आती हैं, कभी कोई बहन ले जाती है, छोड़ देती है। ये कहती हैं हम सेवा करने को तैयार हैं, आप किसी को मत बोला करो, हम छोड़ाएंगे, हम ले आएंगे। पर कई बहनें कहती हैं हम ले जाएंगे आपको। तो बाबा बहुत मेहरबान है, मेरे को ले जाता है वहां से। हाँ। तो मैं बहुत आपको कैसा लगता है मम्मी को ऐसे लाइफस्टाइल में देखकर? और पापा के टाइम बहुत स्टेबल रही, हाउ डू यू फील? तो मम्मी तो बहुत ब्रेव हैं और बाबा की मेहरबानी है। we're lucky to have a mother like her, and she is so lucky to have a community like you. Right. Thank you very much. Thank you. Thank you. We will miss her here now. मैं मेरा प्रोग्राम है, मैंने आपको शायद बताना भूल गई, मैंने मधुबन में एक कमरा लेने को प्रताप भाई को बोला है। पहले एक बार बोला था तो कहते थे कि कमरा अभी अवेलेबल नहीं, नई बिल्डिंग में तेरे को देंगे। तो अभी मैंने उनको एक दिन फोन किया, मैंने कहा भाई साहब आपको तो कमरा मेरे को देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक कमरा है हमारे पास, एक बहन आ ही नहीं रही है, हम आपको वो कमरा दे देंगे, अब जब नई बिल्डिंग में बनेगा तो वहां आपको दे देंगे। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, मैंने कहा मैं साल में 10 महीने बच्चों के पास रहूंगी, 2 महीने में मधुबन आया करूंगी, 2 महीने मधुबन रहूंगी। वो 2 महीने में से यहाँ दिल्ली में कोई 4-5 दिन रहूंगी, तो यहाँ भी कई प्यार करने वाले हैं, उनको भी लगेगा। फिर अपने पालम बिहार भी मेरे को आना है, दीदियों को मिलने भी, है ना। इन्होंने भी मेरे को इतना प्यार दिया है। वरिंदर भाई जी हैं, हमारी सुदेश बहन जी हैं, इनकी माता जी हैं, सभी बहुत प्यार करते हैं। तो फिर यहाँ भी आऊंगी, सबको मिलूंगी। अच्छी बात है। बाबा ने जो ड्रामा में है परफेक्ट है, एक्यूरेट है, इसमें कोई गलती हम नहीं निकाल सकते, कुछ गलती नहीं है, सब ठीक हो रहा है। बहुत अच्छा। आप ड्रामा की पटरी पर चलने वाली विशेष आत्मा है, और ये अति आवश्यक होता है कि हम ड्रामा की पटरी पर चलते रहे। और आपने जो कहा कि मैं अपने प्रति बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, ये विशेषता जिस भी आत्मा में होती है वो आत्मा बहुत आगे जाती है, क्योंकि संगम युग में यही तो चाहिए कि हम अपने प्रति बहुत स्ट्रिक्ट रहे। तो आज आपसे मिलाने के लिए निमित्त हमें उर्मिल बहन और पूनम बहन जी बने, तो आप दोनों का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चंपा बहन, आप 2 शब्द कहे फिर पूरा करेंगे, समय भी हो गया है। हाँ जी नीता बहन जी, आपका जो सुना तो बाबा की बात याद आई। ऐसी ऐसी आत्माएं आएंगी जो लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट जाएंगी। आपने भले ज्ञान तो 92 में लिया बाबा के, लेकिन आप कितना तेजी से बाबा के नजदीक पहुंच गए, और ब्राह्मण परिवार में भी आप कितना आगे नंबर ले रहे हो, तो ये दिखाई दे रहा है। तो बहुत बहुत आपका अनुभव सुन के अच्छा लगा, और भी आप आगे जाके अपने बच्चों के पास जाके वहां भी बाबा की सेवा का आगे आगे बढ़ाएंगे, बाबा की सेवा को, और योग का भी बहुत बढ़ाते बढ़ाते हाईएस्ट योगी का टाइटल आप लेंगे, ऐसी हम शुभकामना रखते हैं। और आप जब हम यूएस जाके फिर जब वापस आओ इंडिया में, तो भाई अपने उर्मिल बहन के पास तो भले जाएंगे, पूनम बहन के पास भी जाएंगे,
लेकिन हमारे पास भी आपको जरूर आना है, बड़ौदा में भी। तो ये ठीक हम है। आपको निमंत्रण देते हैं, आपकी बच्चियों सहित। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। मैं जी जरूर कोशिश करूंगी। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका जी विनय भाई। आप जी आप जी सबका बहुत थैंक यू, मेरे को सुना आपने प्यार से, बहुत थैंक यू। और उर्मिल बहन का खास थैंक यू जिन्होंने ये प्रोग्राम मेरे लिए किया, और जो इन्होंने मेरी सेवा की, मैं वो तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कहने के लिए। बहुत किया मेरे लिए, बहुत किया, कोई नहीं कर सकता। अपना सारा परिवार उसने बहुत साथ दिया है, मगर उर्मिल बहन टॉप पे थी, बिल्कुल टॉप पे। उर्मिल बहन तो है ही ऑलराउंडर। नीता बहन, उर्मिल बहन जो है ना ऑलराउंडर है, वो मेघ धनुष एक है, सब क्लैप्स वहाँ कर दो सातों उर्मिल रंग। बहन के लिए। वो मेघ आपके धनुष लिए है, नीता सातों बहन। रंग नहीं, समाये आपके हुए लिए, है। आपके लिए। जी। अच्छा पूनम बहन, आप भी दो हाँ शब्द जी। कहे, आपके बिना पूरा नहीं हो सकता है। हाँ, मेरे को आज प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य याद आ रहे हैं, जो बाबा अपने महावाक्यों में वीआईपी सर्विस को बहुत ज्यादा जोर देते हैं। तो उसका जो प्रैक्टिकल प्रमाण है आज इनके अनुभव को सुनने से मिल गया कि कैसे बाबा का जो ध्यान वीआईपी बच्चों की ओर रहता। तो वास्तव में उनके एक एक शब्द ही प्रेरणा देने वाले, और इनकी धारणाओं को सुनकर तो मेरे को अति प्रसन्नता हो रही कि एक सैंपल मूर्त हैं जिनको नाम लेकर के हम हमारे पास भी जो आते हैं वीआईपी, तो उनको भी हम ऐसी कैसे? धारणा मूर्त बना सकते हैं। विशेष जो भोजन की धारणा बताई वो तो सचमुच कमाल की है, क्योंकि पहले भी ऐसे युक्ति से ही बहनों ने जो है शुद्ध भोजन पर विजय प्राप्त की। तो ऐसे ये भी अपने पुराने रत्नों में से ही हैं, जिसके कारण से इनको अपने आप ही ये युक्तियां आती गई। और लास्ट का जो इन्होंने अपना अनुभव बताया, तो मेरे को ध्यान आता है ऐसी घटना हमारे लौकिक परिवार में भी जब हुई थी, और हमारी आंख से एक भी आंसू नहीं आया था। तो प्यारे बाबा का मधुबन से मोहिनी बहन जी के द्वारा संदेश आया था कि बच्ची इस परीक्षा में पास हो गई। तो मेरे को वो बात ध्यान आ गई बहन जी के लिए भी कि बाबा वतन से देख रहे कि आप भी अपनी इस परीक्षा में पूरे के पूरे नंबर ले गई हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। Kanu bhai, would you please like to share something about Neeta Ben? Kanu bhai? Yeah, Om Shanti, Om Shanti. Shanti. We are in touch with the High Commission ever since they left in 92. Whoever has come, the High Commissioner, we are like friendly at home, and they have visited the center, and we are still in touch. That's very nice. Yeah. I'll just send you a That's very short nice. video which shows the latest High Commissioner. Mhm. Okay. You can take her benefit also to serve that soul. Yes, yes. ओके, थैंक यू कनु भाई। तो चलिए कुछ पल उस प्यार के सागर को याद करते हैं और फिर पूरा करेंगे। हाँ भाई, हैप्पी जर्नी भी कर दो नीता बहन को। बिल्कुल 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 थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू। जी। चलिए कुछ देर बाबा की याद में। तेरा